फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, राखी का दिन है। आज रक्षाबंधन का त्योहार हम सब मना रहे हैं। बहुत ही अलग दिवस होता है ये। हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और दुआ मांगती है कि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते रहें। मैं यहाँ ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि, और मैं ऐसा करती भी हूँ, कि भाई को राखी बांध कर ये नहीं कहूंगी कि वो मेरी रक्षा करें। हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, यानी कि हम दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो यही उम्मीद और यही दुआ के साथ ये त्योहार हम मनाते हैं। आज कुछ ऐसे भाई बहनों से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जो बहुत अलग सोच रखते हैं और भाई बहनों ने मिलके एक बिजनेस की शुरुआत की। ऐसी कहानी हम लोग आपसे आज साझा करने वाले हैं, जो शायद आपकी कहानी भी हो सकती है, आपके परिवार में किसी ने ऐसा किया हो, मगर ये कहानी हम आज आपके लिए विशेष लेकर आए हैं क्योंकि आज राखी का त्योहार है। एक बात कह के ये बातचीत को मैं शुरू करूंगी। कहते हैं बहन बड़ी हो तो मम्मी पापा की डांट से बचाती है, छोटी हो तो भाई की पीठ के पीछे छिप कर खेलती है, और अगर बहन बड़ी हो तो चुपके चुपके भाई के पर्स में पैसे रख देती है, और बहन छोटी हो तो चुपके चुपके भाई के पर्स से पैसे निकाल देती हैं। ये सारी बातें हमारे घरों में हम जिंदगी भर से जीते आए हैं, और आज के खास दिवस पर ऐसी बातें करके वो दिनों को याद करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े हैं अदिति और मानस। बहुत बहुत स्वागत है अदिति और मानस आप दोनों का। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कह ही दिया है हमारे दर्शकों को कि एक बहुत अलग भाई बहन की कहानी आज हम साझा करने वाले हैं, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। फोटोग्राफी को लेकर आप लोग बहुत पैशनेट है। यहाँ पार्थ हमारे साथ में जुड़ा नहीं है। अदिति, मानस और पार्थ तीनों ने मिलके एक कंपनी की शुरुआत की, एक बिजनेस तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, शुरुआत की, और उनकी कंपनी का नाम है एनलार्ज फोटोग्राफी। ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई आप दोनों ही बता सकते हैं, या फिर अदिति आप बताएं कंपनी की शुरुआत कब हुई, क्यों आपने तीनों ने भाई बहन ने मिलकर ये बिजनेस की शुरुआत की, बताइए। कहानी ये है कि 2012-13 में जी हम तीनों को बड़ा शौक था फोटोग्राफी का। जी तो तीनों ने ही अच्छे से एक कैमरा खरीदा और जस्ट लाइक एवरी अदर फोटोग्राफर जैसे स्टार्ट करते हैं, हमने भी छोटी मोटी चीज़ें शूट करना शुरू किया। और ग्रेजुअली मेरा प्रोफेशन अलग था, तब मैं टीचिंग में थी। आई आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर। तो उसके बाद 2013 में मनस और पार्थ जो कि हमारा ही इज नथिंग लेस देन अ ब्रदर टू अस। पार्थ इज आवर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा है। हम सब साथ में बड़े हुए हैं। जी जी मनस का क्लासमेट हुआ करता था, ओके तो नर्सरी से अभी तक साथ में ही हैं हम। तो मनस और पार्थ गए पहले दोनों पुणे में जी फोटोग्राफी स्कूल में टू स्पेशलाइज, एंड देन आई वेंट। सो टेक्निकली वो दोनों मेरे से छोटे हैं बट मेरे सीनियर्स हैं। और 2015 में हमने ये कंपनी रजिस्टर की। ओके और हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक दूसरे की आंख से समझ जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए इन पर्सनल लाइफ। सो वी फिगर्ड कि प्रोफेशनली भी हमारा ऐसा ही है कि बिना बताए हम एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे के आइडियाज समझ लेते हैं। तो वो बड़े अच्छे से सिंक हो रहा था। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑफ दिस जर्नी। जी। मानस, जैसे अदिति ने जिक्र किया कि आप और पार्थ पुणे पढ़ाई के लिए गए थे, तो जब साथ में पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा डिसाइडेड था, आपने कुछ सोचा था कि साथ में बिजनेस भी करेंगे, बहन को भी जोड़ेंगे साथ में? कहीं ना कहीं मालूम तो था ही, क्योंकि वही आइडिया से
बेसिकली हम दोनों का एमबीए में एडमिशन हो चुका था और वो ना करके हमने फोटोग्राफी चूज की। अच्छा। सो वी एनीवे न्यू कि हमको अब ये डिसीजन लिया है फाइनल, तो इसमें कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। जी। सो वही सोच रखकर हम लोग साथ में गए थे और वही सोच रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा हम या तो किसी सीनियर फोटोग्राफर को असिस्ट कर सकते हैं या तो खुद हमारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जी। तो एक आइडिया पहले से था एंड फिर अदिति ने भी वहाँ पे एक कोर्स किया, तो आइडिया और स्ट्रांग हो गया कि नहीं अब तो वी शुड गो अहेड विद दिस। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लाइफ में है, फ्रेंडशिप में है, उसको एक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। आप तीनों अलग-अलग जगह पर हो। अदिति अहमदाबाद में हैं, आप मानस मुंबई में हो। पार्थ भी आई थिंक आपके साथ ही हैं? पार्थ भी बॉम्बे में ही है। अच्छा, मुंबई में। तो ये मैनेज कैसे होता है? कौन किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बताएँ? सो हमारा जो फील्ड है, जो एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफी का फील्ड है, उसका मोस्टली सारा बेस मेट्रोज में है, जैसे कि बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, जी। राइट। सो अदिति अपने फैमिली के वजह से और हमारा एक विंग है जो हम गुजरात का क्लाइंटेल भी पूरा संभालते हैं। जी। सो बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब सारा जो क्लाइंटेल है वो मैं और पार्थ हैंडल करता है। और गुजरात में जितने भी बेस्ड शूट्स रहते हैं वो अदिति लीड करती है और बाकी सारे शूट्स में अदिति फ्लाइज डाउन एंड कम्स टू द शूट। तो ये बा जी, जी, कंटिन्यू इसी करें। वजह से हमें बॉम्बे इज लाइक आवर सेंट्रल हब, बट वी वर्क पैन इंडिया। ओके। भाई-बहन का रिश्ता वैसे बहुत यूनिक रिश्ता रिश्ता है, क्योंकि सबसे पहले अगर दोस्त कोई बनते हैं हम ज़िंदगी में, जैसे हम घर से बाहर निकलने से पहले दोस्ती होती है, तो वो भाई-बहन की ही होती है एक-दूसरे के साथ में। मगर फिर बाद में बिज़नेस, तो बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपके थॉट प्रोसेस एक-दूसरे के साथ में मैच होकर काम करना, कभी-कभी कहीं मैच न भी हो, तो वो रिश्ते काम कर जाते हैं उस वक़्त कि बहन है या अदिति को लगे ना भाई है तो चल जाएगा। ये काम लगता है? डेफिनेटली आई फील क्या वर्क करता है इसमें इज दैट कि काम करना जब से शुरू किया उसके पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मेरे से 7 साल बड़ी है अदिति, ओके। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। उससे भी एक तरह का प्यार है मेरे से। तो इन केस कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या वर्किंग मेथोडोलॉजीज हमारी काफ़ी अलग है, वी आर टू वेरी डिफरेंट पीपल हु जो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहले पहले इनिशियली वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट काम को काम की जगह पे रखकर और पर्सनल रिलेशन को पर्सनल रिलेशन की जगह पे रखकर हमने समझा कि इसको सेपरेट रखेंगे तो दोनों तरफ फायदा है। अगर मिक्स करेंगे तो फिर पर्सनल रिलेशन भी बिगड़ेगा और प्रोफेशनल रिलेशन भी बिगड़ेगा। मैं Also, पूछूँ उससे एक पहले ही आपने जवाब दे दिया। जी, अदिति। जी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि फ़ायदा ये होता है कि जी। तीनों के नेचर्स अलग हैं। हुँ, मेरा और मनस का भी, आई एम वेरी टॉकेटिव, ही विल बी काम, कंपोज्ड, यू नो। तो कभी-कभार क्या होता है कि अगर फ़ायदा ये है कि हम 3 हैं, तो अगर हाँ। 2 लोगों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ काम में होता है, द जी। अदर वन नोज़ कि किसको किस तरीके से डील करना है। हुँ, तो कोई भी एक इज अ सेवियर टू थ्री ऑफ अस एंड वी इंटरवीन इन अ वे दैट कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो ही जाता है। एंड एज फार एज मेरे और मनस की बात है तो हमारे केस में ये हुआ कि पहले से ही वी वर रेज्ड लाइक फ्रेंड्स, थिक फ्रेंड्स, दैट यू गाइस हैव टू बी यू नो देयर फॉर ईच अदर। और ये जी। स्ट्रेंथन हुआ पुणे जाकर। जब हम साथ में पढ़ रहे थे तो एक भाई-बहन का वो रिस्पेक्ट तो था ही, साथ में एक दोस्त वाला जो प्यार रहता है हुँ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। सो इस यही वजह से इट इज़ स्मूथ। यही ख़ास बात है कि हम परिवार में जो बॉन्डिंग होती है,
वो बॉन्डिंग जब ताउम्र रहती है और उसमें भी फिर आप बिजनेस में एक साथ आते हो तो वो एक कमाल और धमाल भी होता है। Definitely. और ऐसा ही आप लोग कुछ कर रहे हैं। अब बचपन में आपको मैं ले जाना चाहूंगी, बचपन की कुछ यादें आप शेयर करें कि जैसे अदिति आप कह रहे हो कि एक अलग बॉन्डिंग था, बड़ी वाली जो बात है। और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि एक कोट मैंने पढ़ा था कि जान कहने वाली गर्लफ्रेंड हो ना हो, मगर ओए हीरो ऐसा कहने वाली बहन की बहुत ज्यादा बात है। जिंदगी में जरूरत He is होती है। going to be always my hero. वो तो है। है ना? Yes. सो कुछ बचपन की यादें शेयर करें, यादगार Would like लम्हे। to you फाइटिंग start. वाली भी हो सकती है, प्यार मोहब्बत वाली भी हो सकती है, कुछ भी। काफी ये काफी सारी हैं एक्चुअली। जी। बचपन में एज डिफरेंस, आई थिंक एज डिफरेंस की वजह से ही इन केस कभी कभार कोई झगड़ा हो गया या अनबन हो गई, तो कभी अगर मेरा फॉल्ट हुआ और मॉम डैड मुझे डांट रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद अदिति खुद आके बोलेगी कि बस बस अब बहुत हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, छोटा है, इसको जाने देते हैं। ये फायदा है बड़ी बहन का, जो Of हमेशा course, हमारे of course. घर के परिवार के ढाल सदस्य बन हैं, के खड़ी हमारी रहती है हमेशा। ये समझे ना समझे हमारी बात, बहन जरूर समझ जाती है। डेफिनेटली। एंड इन द सेम वे हमारा मतलब ऐसे होता था कि हम झगड़ते थे भी खूब। वो एक पॉइंट पे आके, बहुत छोटा था तब तो यू नो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि बहुत छोटा है बेचारा, क्या झगड़ा करूं। एंड व्हेन वी ग्रू अप, व्हेन वी यूज्ड टू फाइट, सो आवर पेरेंट्स यूज्ड टू मेक अस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड देन दे यूज्ड टू से कि अच्छा तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, मारो एक दूसरे को, चलेगा। और तब हम दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाल के यू नो वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि यार ये तो फंस गए, अब बोलना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी, चलेगा। सो हम दोनों ही माफी मांगने लगते थे कि नहीं नहीं गलती हो गई थी, अब तो हम वी आर फाइन ऐसे। सो वैसे झगड़ा करते हैं, बट कोई अगर आके कुछ बोल दे तो वी यूज्ड टू टीम अप एंड वी यूज्ड टू से कि नहीं नहीं वी आर फाइन। पहले जो भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का खेलना, ये सारी जो चीजें होती थी, मानस अदिति दोनों से पूछना चाहूंगी, और आज के भाई बहनों का खेलने का जो तरीका है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंडने का तरीका है, वो बहुत बदल गया है। शायद आप लोग फोटोग्राफर हैं, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप ऑब्जर्व करते होंगे ये सारी चीजें। हम लोग जब शाम होते ही जो घर से परमिशन मिलती थी कि अब इतना 1 घंटा आपको खेलने का समय मिलेगा, और भाई बहन ऐसे भाग के जाते थे, और अगर भाई लेट हो गया तो बहन उसको बचा लेती थी, बहन लेट हो गई तो भाई उसको बचा लेता था। आज वो सिनेरियो कहीं न कहीं गुम हो गया है। कोविड के अलावा के सालों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो ऐसा कुछ आप फ़ील करते हैं? डेफिनेटली। मैं तो पिछले 5-6 साल से इतने टाइम से बॉम्बे रह रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे जगह दिखती ही नहीं है, बच्चे खेलने निकलेंगे कहाँ पे। सो हाँ, बट भी नहीं, है। डेफिनेटली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, बट उसमें भी आई वुड रियली से कि पेरेंट्स ने जिस हिसाब से हमारे लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, एक ट्रस्ट का, कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि डिनर टाइम हो गया तो वो साथ में ही करना है हमें। जी। काफ़ी जगहों पे देखा हुआ है कि सब अपना अपना डिनर अपने तरफ से कर लेते हैं, किसी की प्लेट्स रूम में जा रही है, कोई डाइनिंग रूम में खा रहा है। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आई वुड रियली थैंक हमारे मॉम डैड को कि वो बॉन्ड बनाए रखने के लिए उन्होंने जो भी एफर्ट्स की, राइट टाइम पर राइट तरीके से करेक्ट किया, कभी कुछ अच्छा कर रहे थे तो एक्नॉलेज भी किया। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के बारे में काफ़ी। जी। अदिति आप कुछ कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आई सेकेंड एवरी वर्ड दैट मनस हैज सेड कि वो टाइम पे डिफरेंस ये था कि पेरेंट्स वर they were careful, they were alert, but they were not over protective. आजकल ये देखा जाता है कि मे बी बिकॉज सिंगल चाइल्ड रहता है इसलिए वो ज्यादा ही यू नो माँ बाप थोड़ा ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि भाई 8वीं में देखा तो मोबाइल फोन दे दिया कि तुम जहाँ जाओगे तुम हमें फोन कर लेना, किधर हो किधर नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग ये वो सब। जी। बट to show that trust in your child is so important. And if we talk about, since we are talking about being siblings, तो games और
एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने के लिए जरिए बहुत थे पहले। आजकल गेमिंग एंड लूडो किंग एंड इस सब में से वो एक फेस टू फेस इंटरैक्शन से जो रिचनेस आता है, सोशल जी इमोशनल सारा, वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा लग रहा है ऐसे। जी बट आई स्टिल फील गुड बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आई सी बच्चे ऐसे नीचे मेरे जो कैंपस है उधर खेलते हैं, हम्म उसी तरह से जब मम्मियाँ चिल्लाती हैं 8 बजे कि चलो भाई खाना खाने आ जाओ, हाँ तो अच्छी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो ये अभी भी हो रहा है। दैट जी मीन्स चाइल्डहुड इज स्टिल देयर, सिबलिंग्स आर स्टिल बॉन्डिंग। जी छुपम छुपई जब खेलते थे तब ऐसा होता था कि बहन को पता चल जाए कि मेरा भाई यहाँ छुपा है, तो धीरे से जाके उसको बता देना कि अच्छा अच्छा वो वहां से आ रहा है हाँ, तुझे ढूंढने के लिए या आ रही है तुझे ढूंढने के लिए। ये सारा ये बहुत एक एक बहुत डिफरेंट माहौल होता है जब भाई बहन खेलने निकलते हैं। अदिति आप वडोदरा से ही हो और जी वडोदरा का गरबा जो मशहूर गरबा, तो आप दोनों भाई बहन साथ में खेलने जाते थे? जी जी जी, हम साथ में ही जाते थे। अच्छा, तो तब का कोई अच्छी अच्छी-सी यादें कुछ शेयर करें? गरबा में तो गरबा used to be a festival for our family because Manas, I, my husband, and my sister-in-law, all of us were into Garba, and all of us have been winners. As you know, we have a long relationship with VNM. वीएनएम So, वीएनएम गरबा क्वीन जी की है जी, अदिति। जी। तो सबसे ज्यादा गरबा में मजा ये आता था कि यू नो जब हम मेरा और मनस का और हमारे जो relatives है, माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर इन लॉ, ऑल ऑफ अस का यही रहता था कि वंस यू स्टेप ऑन द गरबा ग्राउंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, वो मेडिटेटिव एंड वो सिमिलर फीलिंग बिकॉज हम शेयर करते थे, इसलिए बोथ ऑफ अस यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गरबा एंड अदरवाइज वो पूरा एक फैमिली फेस्टिवल ही होता था। जी, तो जी। बहुत बहुत मजा आता था। एंड मनस जब पुणे गया, वो 1-2 साल जो उसके बिना गरबा करना पड़ा, तो बहुत मिजरेबल फीलिंग आती थी बिकॉज वो वाइब ही पूरा मिसिंग हो जाता था, हाँ, बहुत बहुत सही बताया क्योंकि मैंने खुद ने भी फ़ील किया है। मैं भी मेरे भाई के साथ ही हमेशा गरबा करने जाती थी। स्कूल कॉलेज की टाइम मैं बात कर रही हूँ कि भाई के सारे दोस्त, मेरी सारी फ्रेंड्स हम एक साथ में तो वो एक एक अलग फ़ीलिंग होती है। अब राखी का दिन है आज और अलग-अलग शहरों में हैं आप लोग। कितने समय पहले राखी एक साथ में मनाई थी, दूसरे को मिले थे? एक आध साल ऐसा गया होगा जब हम साथ में नहीं थे, अदरवाइज वी मेक श्योर कि कैसे भी करके पॉसिबल है तो दिस वन डे वी कैन बी टुगेदर। वाह! यानी कैसे भी करके राखी के दिन तो भाई-बहन को मिलना ही है, कहीं भी रह रहे हैं, डेफिनेटली देश कुछ दिनों में। का इम्पोर्टेंस आप कम नहीं कर सकते उस हिसाब से, तो और वो अगर बहुत कायम रखेंगे तो ही हमारा बॉन्ड उस तरीके से कायम रहेगा। बिल्कुल। आज क्या कहना चाहोगे राखी के दिन? इतनी बड़ी मस्त खूबसूरत बातें हमने आज शेयर की हैं एक-दूसरे से। बस आई वुड जस्ट विश ऑल गुड थिंग्स फॉर माय सिस्टर। वो जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, खुश रहे। बड़े भाई जैसा आशीर्वाद लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट अ फीलिंग कि एक वेल विशिंग वेल फॉर हर डेफिनेटली। जी। अदिति आप तो बड़ी हो और इतने साल बड़ी हो इसलिए कभी-कभी शायद मुझे लगता है कि मानस ने ये फ़ील भी किया होगा, माँ की तरह डाँटती है अगर डाँटा होगा तो। वो नहीं, तो बहुत ही हमारा कम हो ऐसा गया है, है। बहुत अच्छा। कम हो गया है। और इनफैक्ट ऐसा है गायत्री जी कि ऑल्दो मनस इज 7 years younger to me, बट इतना ज्यादा मेच्योर और वाइज है वो कि वाह! आई ऑलवेज टेल हिम दैट आई लुक अप टू यू एंड आई विश कि कुछ क्वालिटीज जो तेरे में है वो मेरे में भी आए, सो ओह! आई थिंक वेयर देयर इज लव, वेयर देयर इज रिस्पेक्ट एंड वेयर देयर इज विजडम, एज डजंट मैटर, एज का कोई डेफिनेटली। ये नहीं है। एंड मैं हमेशा मस्ती में हर रक्षाबंधन पे मनस को ये कहती हूँ कि आई विश कि तेरा बिजनेस, तेरा काम, तेरा ओवरऑल यू सक्सीड सो मच कि बहुत बहुत ये मिले बरकत। सो
एवरी टाइम ही वुड टेल मी कि तू अपना सेल्फिश ये मत करा, तू भी सेम कंपनी में है, कुछ मेरे को स्पेशल विश दे। वही बोलने वाली थी मैं। तो ये हमारा एवरी ईयर का अभी आफ्टर 2015 दिस हैज बीन अ जोक इन आवर In a tradition. राखी, यस राखी जोक। बट यस आई वुड विश दैट जितना अच्छा, जितना साफ दिल का मनस और जितना साफ दिल का पार्थ है, वही सच्चाई हमारे रिलेशनशिप में भी बरकरार रहे और वही सच्चाई हमारे काम में भी दिखे। एंड आई विश देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अबंडेंस, नथिंग एल्स। अरे वाह, क्या बात है। हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप तीनों भाई बहनों को, थैंक यू सो और मच। खूब 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 तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। बहुत सारे भाई बहनों ने ये लिंक किया होगा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है और हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. थैंक यू। राखी के त्योहार की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सिर्फ राखी के दिन भाई बहनों को हम जो वादा करते हैं, वो वादा सिर्फ एक दिन का न रहे, हमेशा ही बस राखी के दिन की तरह ही हर एक व्यक्ति एक दूसरे की केयर करता रहे। और हमारे देश की सरहद पर जो जवान हमारे लिए खड़े हैं, उनके लिए भी आज के दिन दुआ बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमारे पूरे हिंदुस्तानियों के भाई हैं जो हमारी रक्षा के लिए लगातार खड़े रहते हैं सरहद पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ये आवाज जब टेलीविजन पर गूंजती है तो पूरा भारत उसका दीवाना हो जाता है, और क्यों ना हो। सदी के महानायक जब से
कौन बनेगा करोड़पति लेकर आए हैं, उसका हर सीजन इतना ज्यादा हिट हुआ है। वैसे तो ये टेलीविजन शो है जो हमेशा मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन टेलीविजन के इस शो ने लोगों के जनरल नॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। हर व्यक्ति वहां छोटे से छोटे सवाल का जवाब उन्हें आता है कि नहीं, वो जानने के लिए जरूर बैठता है। और उसमें हर उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग कौन बनेगा करोड़पति बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी वहां पहुंच सकते हैं। वैसे इतना आसान भी नहीं है, लोग सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद वो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिलता है। और गुजरात इस बार कुछ ज्यादा ही खुश नसीब है। केबीसी के जो 16th सीजन की शुरुआत हुई है उसमें पिछले दिनों हमने बड़ोदरा की जो कंटेस्टेंट दीपाली सोनी आई थी, उनको तो आपसे मिलवाया ही था, लेकिन इस सीजन के जो सबसे पहले कंटेस्टेंट है, आपको जानकर खुशी होगी, वैसे आपने देखा ही होगा कि वो भी हमारे गुजरात के ही थे। और गुजरात के सूरत के वही कंटेस्टेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि केबीसी तक पहुंचने का ये सफर कैसा था और वो लम्हा कैसा था जब खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हाथ मिलाते हैं और कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ सूरत के उत्कर्ष बख्शी हैं जो इस सीजन में सबसे पहले कंटेस्टेंट रहे। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआरएम टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरिका, थैंक यू। भाई कौन बनेगा करोड़पति, मतलब मुझे लग रहा है हर भारतीय का ये सपना है कि मैं वहां पहुंचूं। भले उसे जनरल नॉलेज आता है कि नहीं आता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाला जो क्रेज है, इवन ऑडियंस में बैठने वाले लोग इतने मस्पराइज दिखते हैं कि हम अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए उत्कर्ष, कि आप करते क्या हैं और जनरल नॉलेज आपको कैसे लगा कि मुझे भी केबीसी में जाना है या मैं जा सकता हूँ? मैं अभी एक बेंगलोर की फ्रेंच एमएनसी कंपनी है, उसमें एक एचआरबीपी हूँ, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है और उसके बाद एमबीए एचआर में करके मैं वहाँ पे अभी स्थित हूँ और वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और रही बात केबीसी में जाने की, तो बचपन से ही वो एक सपना रहा है। जैसे बचपन में हम बहुत छोटा था मैं, तब से केबीसी टीवी पे देखता था, तो हमेशा ऐसा होता था कि मैं कुछ सवालों के जवाब बड़े आसानी से सही जवाब दे देता था। ऐसा लगता है ये तो मुझे तो आ ही जाएगा, मैं तो वहां इतना पैसे जीत ही जाऊंगा। यस एग्जैक्टली, तो ये होता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे वो एक सपना बनता गया कि नहीं, उधर मुझे जाना चाहिए और वो स्टेज मेरे लिए भी बना है। तो वही मैंने स्कूल में भी एक बार प्रयत्न किया था पर जा नहीं पाया था। और उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और आज मतलब ये 2024 तक मैंने निरंतर प्रयास किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैं पिछले 7 साल से बहुत ही रेगुलरली कोशिश कर रहा था, हर साल जब केबीसी का प्रोमो आता था, कि मैं इस बार हॉट सीट पे बैठ सकूं। मैंने 4 बार इंटरव्यू दिए हैं और ये चौथी बार के इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये कितने सालों का सफर रहा होगा कि आपने लगातार कोशिश की कि इस बार तो मैं जाकर ही रहूंगा? मैं बहुत ही, अगर रेगुलर कोशिश की बात करूं तो 2017 से मैंने एक भी सीजन मिस नहीं किया जहां पे मैंने प्रयत्न ना किया हो हॉट सीट पे जाने का। तो 7 साल कह सकते हैं। और उस वक्त क्या एज रही होगी उत्कर्ष आपकी? मैं 20 साल का था। अच्छा, 20 साल के थे और उस वक्त आपने सोचा कि मैं वहां जरूर बैठकर दिखाऊंगा। चलिए, इस सीजन में आपका जो सपना है पूरा हुआ है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि इस सीजन में ये केबीसी तक पहुंचने की प्रोसेस क्या होती है? बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन सालों साल नहीं पहुंच पाते हैं। क्या प्रोसेस होता है कि आप वहां तक डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं? केबीसी में लगभग हर साल अप्रैल के महीने में एक प्रोमो आता है जहां पे वो कहते हैं कि इस तारीख से उनके सवाल शुरू होने वाले हैं टीवी पे। तो मैं हमेशा उस प्रोमो को ध्यान में रखता था कि अगर जैसे ही प्रोमो आएगा तो मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा कि हाँ, इस तारीख से मुझे हर रात 9 बजे जो सवाल आएगा उसका सही जवाब देना है। इस बार उन्होंने व्हाट्सएप भी एक माध्यम रखा था, तो व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या फिर सोनी लिव की एप्लीकेशन के थ्रू जवाब देने होते थे। तो मैं हमेशा यही ध्यान में रखता था। और इस साल भी जब प्रोमो आया तो उनके सवाल शुरू होते हैं किसी एक तारीख से लेके लगभग 10 दिन तक 10 सवाल पूछे जाते हैं जिसके हमें सही जवाब देने होते हैं। मैंने घर के सारे परिवार में जितने भी सभ्य हैं उनके सभी के नंबर से मैंने जवाब दिए थे। अच्छा। और वो सवाल जो होते कैसे होते हैं? क्या डिफिकल्ट होते हैं? हाँ, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं।
पर उसके लिए आपके पास समय बहुत होता है जवाब और देने आप के लिए, आपके गूगल पास भी कर 24 सकते घंटे हैं, होते हैं। गूगल पर उसके जवाब होते हैं। जी, गूगल पे मिल तो जाएंगे, अगर आपको जरूरत पड़े तो कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे तो जी। नहीं पड़ी थी। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? तो फिर उनकी ओर से एक कॉल आता है जहाँ पे 2 सवाल पूछे जाते हैं, मुझे भी वो 2 सवाल पूछे गए। उस कॉल पे ऑटोमेटिक कॉलर होते हैं जहाँ वो एक रिकॉर्डेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसका हमें सही जवाब देने के लिए 1, 2, 3 या 4 दबाना होता है। वो ऑप्शंस भी सुनाते हैं। वो सही जवाब देने के बाद उससे पहले हमारी उम्र, हमारा राज्य और काफ़ी सारी ऐसी कई चीज़ें हैं जो पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 2 सवालों के जवाब होते हैं और फिर कहा जाता है कि अगर हम शॉर्टलिस्ट होंगे तो हमें फाइनल ऑडिशन के लिए कॉल आएगा। जी। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे केबीसी का एक कॉल आया जहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलर ने हमें बताया कि मेरा ऑडिशन 24वीं मई को मुंबई में था। तो अच्छा। उसके लिए मैं बैंगलोर से मुंबई आया हुँ। और मैं सुबह का पहुँच चुका था बहुत दिल की ऑडिशन के धड़कनें बढ़ी हुई लिए। होगी? जी, बिल्कुल, क्योंकि हर साल प्रयास करता रहा हूँ और इस बार एक और इंटरव्यू था, तो इस बार तो मन में ठान ली थी कि नहीं, इस बार तो करके ही आना है। जी। तो दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी और उत्साह भी उतना ही था मन में। और आपके जैसे कितने लोग वहाँ आपके साथ पहुँचे हुए थे ऑडिशन के लिए? हमें पता चला कि ऑडिशन मुंबई में 3 दिन होने वाले हैं और दिल्ली में भी 2 दिन ऑडिशन होने वाले थे। तो हर दिन लगभग 600 से 650 लोग थे। जी, तो अगर जी। अंदाज़ा लगाएँ तो 3000 से 3300 जितने लोगों को उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया था। जी। जहाँ पे शुरुआती जीके टेस्ट ली गई हमारी ऑडिशन के स्थल पे पहुँचने के बाद। और जीके टेस्ट में से उन्होंने लगभग 250 से 270 लोगों को एलिमिनेट किया। जो अच्छा। बाकी रहे थे उनका इंटरव्यू राउंड शुरू हुआ। तो मेरा इंटरव्यू का जो नंबर आया था वो रात के 10 बजे आया। तो मैं जी। सुबह से उधर इंतज़ार कर रहा था और मेरा 13-14 घंटे का वो टाइम हो चुका था, पर फिर भी मन में ऐसा था कि इस बार चाहे भी मुझे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है वहाँ जाके। और वहाँ जो लोग आए थे वो भी यही सपने लेकर आए होंगे जो आप सपने लेकर गए। तो उन सारे बिल्कुल। लोगों से क्या बात हुई? कैसे तैयारी प्रिपरेशन कैसे की आपने उत्तर पूरी? जी, तो इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया था, उसके बीच मेरे पास लगभग 14-15 दिन थे। तो उन 14-15 दिनों में मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, जो भी करंट अफेयर्स थे, कुछ जी। स्टैटिक जीके भी कहा जा सकता है, तो मैंने कुछ हिस्ट्री का पढ़ लिया। मुझे पता था कि जीके क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसी की वजह से मैंने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी थी। तो मैं सारी चीज़ें करके गया था, जो भी न्यूज़ में आई थी चीज़ें पिछले कुछ महीनों में, वो सारी चीज़ें करके गया था। और वहाँ जाके एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमारा एक ग्रुप बन गया था, क्योंकि हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो बैठे-बैठे हम सब लोगों ने एक-दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। वही आपने और केबीसी खेल लिया। एग्ज़ैक्टली, तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि क्या होने वाला है। हर किसी में थोड़ी-सी नर्वसनेस तो थी, लेकिन वही सबका साथ मिल गया था, तो हर कोई अपनी कहानी बाँट रहा था। जी, हम जी। हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ बातें की और फिर जाके पता चला कि कोई कहाँ से आया है, कोई बहुत दूर से आया है। मैं खुद बेंगलुरु से आया था, मुंबई, और उस हिसाब से मुझे भी काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम सब लोग अलग हो गए, लेकिन तब तक हम सब लोग साथ में थे, तो एक माहौल भी बड़ा अच्छा माहौल बन गया था सब लोग के जी, बीच। जी। और वहाँ जो पहुँचने वाले लोग थे, कौन-कौन सी एज के थे? ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तो यंग है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ आने वाला हर उम्र का व्यक्ति होता है। जी, अगर आप देखेंगे तो केबीसी के शो में भी हर उम्र के व्यक्ति के लिए ओपन है, तो हर कोई आता है। वहाँ पे भी हमने वही देखा कि उम्र की कोई सीमा नहीं थी, कोई मुझसे भी ज़्यादा यंग था और मुझसे काफ़ी बड़े लोग भी थे। जी। तो उम्र की मामले में बात करूँ तो लगभग 18-20 साल से लेकर कई ज़्यादा उम्र तक के भी लोग आए थे। जी। फिर बात आगे कैसे बढ़ी पर्सनल इंटरव्यू के बाद? पर्सनल इंटरव्यू में मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी उन्होंने जानी, मैं क्यों केबीसी में आना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी बताई कि मैं कितने सालों से निरंतर प्रयास करता आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोफ़ेशन पे कुछ सवाल पूछे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे रोल को क्या कहा जाता है, एक एचआरबीपी क्या होता है कंपनी में, मेरे एजुकेशन पे कुछ सवाल पूछे। और फिर उन्होंने मेरी एक जीके टेस्ट ली जिसमें 10-12 क्वेश्चन पूछे, जिसमें मैंने लगभग सही जवाब दिए थे सभी के। तो जी। उसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। और फिर कब पता चला कि फाइनली आप वहाँ अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाले हैं, और वो जो लम्हा था वो कैसा था? उसके लगभग 1 महीने बाद 29 जून को मुझे कॉल आया था कि
मैं केबीसी के फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गया हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। और अगर संयोग देखे तो उसी दिन भारत विश्व कप भी जीता था। और जी। उसी के मैच के पहले मैं बेंगलुरु में आइसक्रीम खा रहा था, तब जाके मुझे एक कॉल आया था। यानी तो डबल खुशी आपके नाम। जी बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे बताया गया कि मेरा ऑडिशन सक्सेसफुल रहा है और मैं फाइनल शूटिंग के लिए मुझे जाना होगा मुंबई। और उन्होंने तारीख मुझे बताई थी और फिर उसके बाद सारी प्रोसेस बताई थी कि उनकी टीम से मुझे कोई भी चीज़ों के लिए कांटेक्ट करेंगे। और फिर जाके उनकी टीम से भी काफ़ी सारे लोगों ने मेरा कांटेक्ट किया और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताई मुझे। उस वक्त खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। सबसे पहले किसे फोन किया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ फाइनली? तो मैं वहाँ दोस्तों के साथ था, तो दोस्तों को तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको सामने ही पता चल गया। लेकिन उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पे फ़ोन किया और घर वाले बहुत ही खुश थे क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा सफ़र कितना लंबा रहा है और उन्हें भी कहीं न कहीं पता था कि शायद इस साल हो जाएगा और वैसा हुआ भी। फिर मुझे लग रहा है जो आइसक्रीम खा रहे थे उसके पूरे पैसे आपको चुकाने पड़े होंगे, पार्टी आपको एडवांस में देनी पड़ी होगी। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा रुकिए, मैं जाके आता हूँ, उसके बाद करते हैं पैसे हम कमा लोग। लेता हूँ फिर पार्टी दूंगा। जी बिल्कुल। फिर आपके पास कितना महीना बचा कि आप फाइनल ऑडिशन के लिए जा रहे हैं और फिर जो तैयारी हुई वो कैसी थी? मेरे पास 25 दिन थे लगभग और उन 25 दिनों में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि मेरी जॉब चालू थी। मैंने जॉब से ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि बहुत लंबा पीरियड था। तो जॉब के साथ-साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जॉब से आके ही तुरंत जॉब पे जाने से पहले उन लोगों ने और भी थोड़ा ब्रेक दिया होगा कि नहीं आप जाइए और हमारा नाम रोशन कीजिए, कुछ इस तरह का जी, सपोर्ट? मैंने छुट्टी ली थी पर वो शूटिंग के दौरान ली थी। तो शूटिंग के पहले इतने जो दिन थे उनकी तैयारी के लिए मैंने नहीं ली थी छुट्टी। तो मैं वही करता था। मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि आज से हमारे बीच जो भी बातें होंगी, मैंने घर पे मेरे मम्मी-पापा, भैया-भाभी को बता दिया था कि अब से हमारी बातें होगी तो आपको मुझे कुछ ना कुछ बताते रहना है जीके का। तो उनकी ओर से बहुत सपोर्ट मिला। वो लोग कुछ भी उनको लगता था कि महत्व का है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देते थे, सारे आर्टिकल्स भेजते थे, सर्च करके गूगल पे से भेजते रहते थे। दोस्त भी मुझे कुछ ना कुछ भी जीके के क्वेश्चंस पूछते रहते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे वो पूरा जीके वाला माहौल हो गया था यानी मेरे सारे जीवन लोगों में। ने आपको जिताने के लिए जी जान लगा दी। यस, ये कहा जा सकता है बिल्कुल। और फिर फाइनली जब आप सेट पर गए, शूटिंग शुरू हुई, क्या माहौल था, क्या वाइब था सदी के महानायक का? तो सबसे पहले तो उनके दर्शन तो हमें नहीं हुए, लेकिन हम जब सेट पे पहुँचे तो सेट देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे सारे हम 10 लोग जो थे क्योंकि हमने ऐसा कभी सेट देखा नहीं था पहले। तो सेट इतना बढ़िया है जो हमें टीवी पे दिखता है उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमने वास्तविक उसका रूप देखा सेट का, तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो सेट की लाइट्स, वहाँ पे कैमरा और वहाँ पे हाईटेक जो चीज़ें उन्होंने लगाई है वो सब देख के आप एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं। और मैंने अपने आप को सँभाला और कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो अभी मुझे हॉट सीट पे बैठ के ही जाना है। हाँ, हार्ट बीट और संभाली उसके होगी अपनी। बिल्कुल। और उसके बाद जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बारी आई और हमने अमिताभ सर की एंट्री देखी तो सब लोगों में इतना उत्साह था क्योंकि लोगों ने चिल्लाना ही बंद नहीं किया। अगर मैं सच बोलूँ तो कि लगभग 3 मिनट तक तो लोग इतना चीयर कर रहे थे एबी सर को। क्योंकि उनके लिए नया सीज़न भी शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भी था क्योंकि ये पहला एपिसोड था। हमने देखा उसके प्रोमो में भी एपिसोड के पहले कि लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि एबीसी कब शुरू होगा। और जब वो क्षण आई फाइनली तो लोग अपने फूले नहीं समा रहे थे। और वहाँ पे जाके जब मैंने सुनी वो चीयर तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। और उनकी एंट्री के बाद तो मैं कह नहीं सकता कि लोगों ने इतना प्यार दिया है उनको। फिर जाके उन्होंने शो शुरू किया और जब पहला सवाल आया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तब वो जो पल था शायद बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप बहुत अंदर से उत्साहित महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी अलग है आपके आसपास की और उसके साथ आपको दिमाग को बिल्कुल बैलेंस रखकर सबसे फास्ट जवाब देना होता है। उस वक्त कैसे अपने आप को हैंडल किया? बिल्कुल सत्य कहा आपने। वहाँ पे हमारे दिमाग को हमें काबू में रखना होता है क्योंकि हम बहुत बड़े स्टेज पे थे। तो ये बहुत ही जायज़ बात है कि शायद आपका मन भटक सकता है, लेकिन मन को भटकाना नहीं था और मन को वहीं लगाए रखना था उस स्क्रीन पे जहाँ पे सवाल आने वाला था। तो जब एबी सर ने वो सवाल पढ़ा तब मुझे लगा कि शायद मैं इसका आंसर तो दे पाऊँगा, जब ऑप्शंस नहीं डाले थे। और जब ऑप्शंस डाले तब मुझे पता चला कि थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था बनाया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर कैसे अरेंज करना है।
तो ओके। मैंने अपनी ओर से ज़रा भी समय गँवाया नहीं और सीधे मैं ऑर्डर अरेंज करने में लग गया और मैंने आंसर दे दिया। मुझे अंदर से पता था शायद मैंने सबसे तेज़ जवाब दिया है, लेकिन मैं इतना श्योर तो नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ़ उनकी ओर देख रहा था कि वो हुँ। सही ऑर्डर बताएँगे और उसके बाद जो जिन्होंने सबसे तेज़ जवाब दिया होगा उनका नाम लेंगे। हुँ। और बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे वो मेरा नाम सुनने को मिला। हुँ। मुझे लग रहा है दिल एक धड़कन चूक ही गया होगा जब अमिताभ बच्चन खुद बोले होंगे कि उत्कर्ष बख्शी आप है जो इस राउंड में मेरे साथ खेल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो वही हुआ क्योंकि मैं जाके तुरंत हॉट सीट पे बैठ गया और हुँ। वहाँ पे मेरी बातें शुरू हुई एबी सर से वन ऑन वन। हुँ। जबकि उन्होंने नाम लिया था तब मैं वहाँ से ऐसा भाग के तो नहीं आया था, बस मैं वो पल को महसूस कर रहा था कि हाँ, क्या जी। होने वाला हुँ, है। हुँ, हुँ। और कुछ सोच कर गए थे कि अगर मैं हॉट सीट पर बैठता हूँ, सवाल-जवाब देना वो तो आपने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन अमिताभ बच्चन सर से क्या कहूँगा? वो सोच कर गए थे कि क्या बातें होंगी, सर मुझे क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँगा? हुँ, नींद आई थी तो उस उन रात? बहुत कम सोए थे, पर हाँ, नींद तो लेनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरा मन तभी अच्छे से चलता है जब मैं अच्छा सोया होता हूँ, तो हाँ, राइट, नींद राइट। तो लेनी पड़ी थी मुझे। हुँ। तो उसके बाद जब बातें शुरू हुई और उनके साथ जो बातें हुई मेरी सबसे पहले तो यही हुआ कि मैंने उनको कहा कि मैं आया बेंगलुरु से हूँ, लेकिन मैं हूँ सूरत से, गुजराती हूँ, तो उन्होंने कहा मेरा भी गुजरात से एक विशेष नाता है। हुँ। तो उसके बाद जब और बातें शुरू हुई कि उन्होंने मुझे पूछा कि मैं करता क्या हूँ, तो मैं उनको बता पाया कि मेरा एचआरबीपी जो रोल है वो क्या होता है, मैं हुँ, कंपनी में हुँ। क्या करता हूँ। हुँ। और उसके ऊपर फिर थोड़ी बातें हुई और फिर उन्होंने मेरी गेम शुरू की। जी, तो सवालों के जवाब वहाँ जो 1000 का होता है, वो तो बड़ा ही आसान है। वहाँ तो ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, ये तो मुझे आता ही है। जो आगे सवाल बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे स्टेज मुश्किल होता चला जाता है। आपके पास आपके हिस्से जो सवाल आए, कभी-कभी बहुत ईज़ी भी आते हैं कुछ लोगों के हिस्से, कभी थोड़े हार्ड भी आ जाते हैं। तो आपके हिस्से कैसे सवाल आए? मेरे मेरे हिस्से दोनों आए थे क्योंकि शुरुआती सवाल हालाँकि आसान होते हैं, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा फ़ोकस से देना पड़ता है क्योंकि अगर ध्यान भटक गए तो हमें लगेगा कि ये आंसर है और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि कुछ सवाल जो थे तो शायद हमें लगे कि आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सोच के उसका जवाब देना पड़ता है जी। क्योंकि हम उस स्टेज पे जहाँ पे ऐसा हम गलती हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर हुँ, सकते। तो हुँ, हुँ। उसी की वज़ह से मैंने अपना ध्यान लगाया कि हाँ, इस सवाल का जवाब मुझे कैसे देना है और हुँ, क्यों है ये जवाब। तो वो हुँ। मैंने बहुत सोचा और सोच समझ के ही मैं जवाब दे रहा था। लेकिन मेरी जी। गेम अच्छी जा रही थी और मुश्किल सवाल के भी जवाब मुझे आ रहे थे क्योंकि मैंने हुँ। तैयारी उतनी की थी। तो मैंने जहाँ तक देखा आप 13वें सवाल तक पहुँचे और 13वां जी। सवाल आपका गलत हुआ। हुँ, जी, जी, जी। उस दौरान अमिताभ बच्चन सर से क्या बात हुई? वो हमेशा अपने कंटेस्टेंट को कंफर्टेबल करने के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले को, वो ज़रा भी महसूस नहीं कराते कि आप सदी के महानायक के सामने बैठे हो। इतनी सहज बातचीत करते हैं, आपके साथ क्या-क्या बातचीत हुई उस वक़्त? उनके साथ मेरी संगीत पे कुछ बातें हुई, जहाँ पे मैंने एक गिटार भी बजाया था और मैंने एक गीत अच्छा। गाया था वहाँ, हुँ, उस हुँ, बड़े स्टेज पे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि उत्कर्ष कभी म्यूज़िक छोड़ना मत। उन्हें हुँ। मेरा गीत पसंद भी आया और उन्होंने कहा कि वो अक्सर जो संगीतकार होते हैं उनकी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो उनको भी बजाना होता है और वो अगर वो सीख नहीं पाए इसलिए शायद उनको ईर्ष्या होती है। हुँ, तो मैंने हुँ। भी उनको तुरंत जवाब दिया कि सर हमारे पास भी बहुत है ईर्ष्या करने के लिए, आपकी आवाज़ और आपकी पर्सनैलिटी जो है जी। वो तो बेहद पूरे देश को प्यारी है। हुँ। तो ऐसी बातें हुई संगीत के ऊपर क्योंकि उनको भी संगीत प्रेम उतना ही है शायद जितना मुझे है। जी। तो मेरा और एबी सर का कनेक्ट संगीत पे बहुत था और फिर हुँ। उनकी अंदाज़ में उन्होंने जो मुझे सवाल पूछा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास है कि नहीं? तो उसपे कुछ ऐसे अच्छी-सी मज़ाकिया बातें हुई आपने हमारी। कहा नहीं कि नेशनल टेलीविज़न पे आप गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं, एबी सर का अंदाज़ जो है वो हाँ। शायद इसीलिए वो मैं थोड़ा तैयार भी था कि वो मुझे पूछेंगे। मैं यहाँ आपको यही पूछना चाहती हूँ उत्कर्ष की एक बहुत बड़ा स्टार जिसका बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम है अब तक का और वो इतनी सहजता से आपसे मिलते हैं, क्या सीखा आपने उनसे? सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो उनका डिसिप्लिन है। वो अनुशासन लाना बहुत ही ज़रूरी है मतलब हमें पता चलता है कि सफलता क्यों मिली है उन्हें। शायद उनके अनुशासन की वज़ह से ही मिली है सफलता क्योंकि वो सेट पे आ गए थे सुबह जल्दी बहुत और देर रात तक सेट पे थे जब मतलब एपिसोड शूट नहीं हो गए तब तक। जी। और
शायद इतनी उम्र में कोई और ना कर पाए ये काम, जी, बट वो निरंतर ये काम करते रहते हैं हर रोज। तो वो एक चीज है कि अनुशासन कैसे सीखना है, और उनकी प्रेजेंटेबिलिटी जो होती है स्क्रीन पे, जी उनके जो जवाब देने का तरीका है, जब कोई भी ऑडियंस में से भी कोई भी सवाल पूछता था वो तुरंत जवाब दे देते थे। तो उनके पास जो पर्सनालिटी है, जो एक स्मूथली एपिसोड उन्होंने शूट किया है, तो मैं देख के हैरान हो गया कि हाँ, शायद ही कोई कर पाएगा ये। और इसलिए बड़े लोगों की पहचान कुछ अलग ही होती है और उनकी जो हम्बलनेस है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, और तभी वो आसमान के उस शिखर पर सालों तक विराजमान रहते हैं, क्योंकि उनकी हम्बलनेस, विनम्रता जो है, लोगों से मिलने का जो अंदाज है, और अमिताभ बच्चन का लोगों से जुड़ने का जो कनेक्शन है, बेहतरीन और लाजवाब। चलिए ये जरूर पूछ लेती हूँ, कितनी धनराशि आपने जीती वहां से, उत्कर्ष? जी मयूरिका, मैंने 6,40,000 जीते हैं वहां से। 13वें सवाल पर पहुंचने पर तो आपको ज्यादा प्राइज मिली होगी, लेकिन आपका वो जवाब गलत हुआ, इसलिए आप कम राशि पर आ गए, ऐसा ना? 13 पे क्या मिलता है? तो 13वें सवाल मेरा 25 लाख का सवाल था। अच्छा। जिसका गलत जवाब हुआ है, तो उसकी वजह से मैं 3,20,000 जीता हूँ, और मुझे 3,20,000 का बोनस मिला है, क्योंकि दुग्नास्त्र करके एक चीज है, जो कि एक दुग्नास्त्र, एक अस्त्र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बार नए फॉर्मेट में, जहाँ पे दुग्नास्त्र में मैं 6 से लेके 10वें सवाल तक कोई भी धनराशि हो, अगर मैं बजर दबाता हूँ तो मैं उसको दुगना कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने बजर दबाया था 3,20,000 के सवाल पे, मतलब आपको ललचाया जाता है कि आप हर सवाल का जवाब जरूर दें। जी, तो मैंने वही बजर दबाया और उसको दुगना कर दिया। पर एक चीज है कि अगर आप दुगनास्त्र का बजर दबाते हैं तो उसका जवाब आपको बिना लाइफलाइन के देना पड़ता है। तो मैंने बिना लाइफलाइन के 3,20,000 का जवाब दिया था। चलिए बहुत अच्छा। और आपने 6,20,000, जो एक आम आदमी के लिए काफी बड़ी रकम होती ही है, क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं इन पैसों का? 6,40,000 को पहले तो गुजराती हूँ, तो मैं सोचूंगा कि इसको दुगना कैसे किया जा सकता है। तो को भी आप डबल करेंगे, राइट? जी, तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, कुछ अपने लिए, कुछ संगीत के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। तो काफी लंबा तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, इतना सोचा है अभी तक। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ उत्कर्ष संपन्न करेंगे। केबीसी में जाने का सपना बहुत सारे लोग हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये टिप्स जरूर हमारे व्यूअर्स को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन सालों साल करते हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा है जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती है, कामकाजी नहीं होती है, घरेलू होती है, और फिर भी केबीसी की तैयारियां करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ ये तैयारी करते हैं। तो क्या क्या तैयारी आपको वहां काम आती है, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो केबीसी एक ऐसा मंच है जहाँ पे सिर्फ आपका ज्ञान काम आता है, और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। और उसकी तैयारी के लिए मैं मानूंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाए, आप जो भी जीके है, हिस्ट्री पढ़ के जाए, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हिस्ट्री हुई है, भारत का जो स्वातंत्र, जो उनका स्ट्रगल था, वो पढ़ के जाए। आप कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ के जाए, और स्पोर्ट्स भी आपकी थोड़ी रुचि ना हो या हो, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स पे भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो भी आपको जीके में, आपको ऐसा है कि आप ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लो, तो वो आपको शायद काम आ सकता है केबीसी में। तो आप कोई भी सोर्स पकड़ लीजिए इंटरनेट पे, वहां से बस आप जीके कीजिए, और इतना बस कीजिए कि सारी चीजें, आप कोई चीज छोड़ ना दे, और अपनी साइड से आप पूरी तैयारी करें। तो मैं यही बोलूंगा जिसको भी केबीसी में जाना हो उनको। और क्या वहाँ लक काम करता है? लक शायद शुरुआती 1-2 कॉल जो आते हैं तब तक ही काम करता है, लेकिन उसके बाद तो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी और आपका ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत सारे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आपका सपना पूरा कर पाए, और आशा करते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का सपना पूरा कर पाए। पैसे आने जाने वो बहुत अलग बात है, और पैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो जब अमिताभ बच्चन हाथ मिलाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन पल होता है, और मुझे लगता है वो लाइफ टाइम, आपके लिए भी वो लाइफ टाइम मोमेंट हो गया होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्षण मेरे लिए तो ऑफ कोर्स बहुत ही यादगार बन गया है। और आपके साथ गया कौन था? मेरे साथ मेरे कंपेनियन के तौर पे मेरे बड़े भैया आए थे। जी। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को, और आप लाइफ में भी बहुत आगे बढ़े, ये मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद मयूरिका, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए उत्कर्ष। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू मयूरिका। तो ये थे सूरत के उत्कर्ष बख्शी, जो केबीसी की ये जो सीजन शुरू हुई है उसके सबसे पहले कंटेस्टेंट रहे, और वहां जाकर भी उन्होंने गुजरात के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि वो सूरत के हैं, सूरत को बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु में वैसे जॉब करते हैं, लेकिन सदी के महानायक के सामने फिर एक बार उन्होंने गुजरात की प्रतिभा को उजागर कर दिया। आप ये पूरा प्रसारण वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं। वीएनएम टीवी को हमेशा देखते रहना है। आप, हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। उत्कर्ष की जो कहानी है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, और जो केबीसी की तैयारी कर रहा है उनको तो ये जरूर भेजिएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।